पुरुषोत्तम और प्रियंका एक गरीब किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल हुआ करती थी, पर उस गांव का जमींदार बहुत ही लालची इंसान था। वह किसानों से चावल कौड़ियों के दाम में खरीद लिया करता था। अरे पुरुषोत्तम, तेरे खेतों के चावल तो बड़े ही साधारण हैं। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती चावल उगाया कर। आपको तो पता ही है ठेकेदार जी कि महंगे चावल उगाने के लिए महंगे बीज और महंगे खाद भी लगते हैं। इतने पैसे तो नहीं हैं। जो भी पैसे मिलते हैं उनसे मैं घर का खर्च चलाऊं या महंगे चावल उगाऊं। खैर ठीक है, तेरे इस चावल का दाम 10 रुपये किलो के हिसाब से लूँगा। ठीक है जमींदार जी, जितने भी हो सकते हैं दे दीजिए। जमींदार के आदमियों ने चावल तौला। ये तो 30 कुंटल है मालिक। 30 कुंटल मतलब 3000 किलो, यानी 30,000 रुपये हुए। ये 30,000 रुपये पुरुषोत्तम के साल भर की कमाई थी। उसे इतने पैसे में पूरे साल गुजारा करना था। पुरुषोत्तम अपने अनाज में से आधा अनाज अपने घर के लिए रख लेता था, जिससे उसे साल भर चावल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये लो प्रियंका, इन पैसों से दाल की बोरी लाना और कुछ राशन भी ले लेना। क्या इस बार हम घर की मरम्मत करा पाएंगे? हाँ कर तो सकते हैं, 30,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो घर के छत की मरम्मत करा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। पुरुषोत्तम ने अपने घर के मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। पुरुषोत्तम भाई, मुझे नहीं लगता आपके घर के मरम्मत का काम 10,000 रुपये में हो पाएगा। तो कितना खर्चा होगा? कम से कम 12,000 होगा, तब कहीं पूरा घर बरसात से सुरक्षित होगा। छत की मरम्मत करनी है, दीवार सही करना है, इन सब में कम से कम 12,000 रुपया तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू करिए। पुरुषोत्तम ने मिस्त्री से कहकर काम शुरू करा दिया। कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम के घर में मरम्मत का काम पूरा हो गया। घर तो ठीक हो गया, पर अब हमारे पास एक साल खर्च के लिए मात्र 18,000 रुपये ही बचे हैं। आप चिंता मत करिए, हम थोड़े सस्ते वाला राशन खरीदेंगे और किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ पापा, आप चिंता मत करिए। अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी नहीं टपकेगा। प्रियंका ने अब रोज़ के खाने में दाल, रोटी, चावल ज़्यादा बनाने लगी। कभी कभी सब्जियां भी बनाया करती थी। प्रियंका, कल रविवार है ना, तो कल तुम फूल गोभी की सब्जी बनाना। नहीं जी, फूल गोभी बहुत महंगी है। कल मैं सोच रही हूँ आलू और बैंगन की सब्जी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। इस तरह प्रियंका पैसे बचाने के लिए रसेदार सब्जियां बनाया करती थी। पुरुषोत्तम ने फिर से फसल बोया और फसल पर काम करने लगा। यहाँ रानी भी स्कूल जाने लगी। इस तरह करते करते 11 महीने बीत गए। अब 1 महीने बचे थे नई फसल कटने में। एक दिन रानी स्कूल से घर आई। माँ, 2 दिन बाद मेरे स्कूल की सभी लड़कियाँ पिकनिक पर जा रही हैं दूसरे शहर। वहाँ मेला लगा है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू तो जानती है ना पैसे की कितनी तंगी चल रही है। तेरे पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं? माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यहीं घूम के आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहाँ कहीं घुमा पाते हैं। इतना कहकर पुरुषोत्तम ने रानी को 50 रुपये दे दिए। इससे तू कुछ खा पी लेना। ठीक है पापा। रानी इतना कह के वहाँ से चली जाती है। तब प्रियंका अपने पति से कहती है, ये क्या किया आपने? रानी को पैसे क्यों दे दिए? आपको तो पता है ना पैसों की बहुत तंगी चल रही है। अरे भाग्यवान, जाने दो, बच्ची है, उसका भी मन करता है घूमने का। रानी समझदार है, अगर आप समझाते तो वह मान जाती। अरे कोई बात नहीं, जाने दो। अगली सुबह रानी के स्कूल का पिकनिक शहर के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर सभी सहेलियां खरीदारी कर रही थी। वहीं रानी चुपचाप सब देख रही थी।
रानी वहाँ देखो गोलगप्पे की दुकान, चलो गोलगप्पा खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ। कैसी लड़की है, गोलगप्पे के लिए मना कर रही है। रानी का भी बड़ा मन था गोलगप्पे खाने का, लेकिन वह कुछ ऐसा लेना चाहती थी जो उसके मम्मी पापा भी खाएं। तभी रानी को वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिसके पास एक फूल गोभी भी थी। रानी ने सोचा, क्यों ना मैं ये फूल गोभी ले लूं। पापा को इसकी सब्जी बहुत पसंद है, हम तीनों साथ में खाएंगे। रानी उस बूढ़े आदमी के पास गई और बोली, बाबा, ये फूल गोभी कितने की है? बेटा, ये 55 रुपए का है। बाबा, मेरे पास तो केवल 50 रुपए हैं, क्या आप इतने में फूल गोभी दे देंगे? ठीक है बेटा, ले लो। रानी वो फूल गोभी लेकर घर पहुंची। अरे रानी, ये क्या ली हो? इस थैले में क्या है? माँ, फूल गोभी है, मैंने 50 रुपए के फूल गोभी ले लिया। पापा को इसकी सब्जी पसंद है ना, अब हम तीनों साथ में खाएंगे। पुरुषोत्तम और प्रियंका को रानी पर बहुत गर्व था। प्रियंका रसोई में थी। इस पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊं या पराठे? उनको तो दोनों बहुत पसंद है। काश 2 फूल गोभी होते। प्रियंका के ऐसे बोलते ही उसके पास 2 फूल गोभी आ गई। प्रियंका चौंक गई। ये कैसी माया है? ए जी, रानी इधर आओ। दोनों वहां पहुंचे तो फूल गोभी देखकर हैरान हो गए। माँ, एक बार और कोशिश करो। काश मेरे पास 8 फूल गोभी होती। प्रियंका के इतना कहते ही वहां 8 फूल गोभी हो गई। ये तो जादुई फूल गोभी है, हमारा पूरा घर फूल गोभी से भर जाए। पुरुषोत्तम के इतना कहते ही पूरा घर फूल गोभी से भर गया। प्रियंका और पुरुषोत्तम वो फूल गोभी बेचकर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की गरीबी दूर हो गई। रानी की जादुई फूल गोभी ने उन लोगों की किस्मत ही बदल दी। फिर उन्हें कभी पैसों की कमी नहीं हुई। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक कर लें। रामलाल एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी बीमार पत्नी डिम्पल और 2 बच्चे राजू और चिंकी थे। डिम्पल पिछले कुछ महीनों से बीमार थी और एक दिन परलोक सिधार गई। रामलाल अपने दोनों बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। वह खेत में जाने से पहले खाना बनाता था, फिर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया करता था। एक दिन संजय भागा भागा रामलाल के घर आता है और उससे बताता है कि खेतों में जंगली हाथी आ गए हैं और वे पूरी फसल को तबाह कर दिए। फिर रामलाल तुरंत खेत में जाता है। वहाँ सारे किसान खेतों की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। रामलाल का पूरा दिन खेत में ही बीत जाता है। वहीं दोपहर को जब उसके बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर में खाना भी नहीं बना था। भाई, आज तो पापा ने कुछ भी नहीं बनाया है, बहुत तेजी से भूख लगी है। रुक, मैं देखता हूँ, मेरे पास 2 रुपए पड़े हैं, मैं अभी दुकान से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। राजू दुकान जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है और उसके 2 रुपए कहीं खो जाते हैं। राजू पैसे ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या गुम हो गया है तुम्हारा? बड़ी मुश्किल से 2 रुपए मिले थे। मैं अपनी बहन को खाने के लिए कुछ लेने जा रहा था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ बीमार है जो उन्होंने खाना भी नहीं बनाया। हमारी माँ नहीं है और बाबा किसी काम में फंस गए हैं, इसीलिए उन्होंने आज खाना नहीं बनाया है। मेरी छोटी बहन है, उसको बहुत तेज़ भूख लगी है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ सामान दिला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा लूँगा। राजू वहाँ से उदास होकर घर की ओर चल पड़ा और वो औरत भी उसके साथ घर आ जाती है। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं?
ओह, इसलिए कि मुझसे तुम्हारी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही है कि मेरी वजह से तुम्हारा 2 रुपये गुम हो गया है, इसलिए खाना मैं ही आज बनाऊंगी। राजू के मना करने पर भी वो औरत नहीं मानती है और घर में आकर चुटकी बजाते ही वहाँ उन दोनों के लिए खाना बना देती है। दोनों बच्चे पेट भर करके खाना खा लेते हैं। बाबा भी नहीं आए हैं अभी तक, क्या आप उनके लिए भी खाना बना दोगी? वो औरत चुटकी बजाते ही सबके लिए रात का खाना भी बना देती है। फिर वह गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। जब शाम को रामलाल घर आता है तो खाना बना देखकर वह राजू से पूछता है, खाना किसने बनाया है? तुम लोगों को तो खाना बनाने आता नहीं है। राजू दिन की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर रामलाल डर जाता है और अपने बच्चों से कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई जादूगरनी थी। बच्चों, आज के बाद कभी किसी को घर में मत घुसने देना। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो मैं कहाँ जाता। अगली सुबह रामलाल अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। तभी वह औरत घर में आती है और देखती है कुछ रोटियां और सब्जी बची थी। बेचारे बच्चे रूखी सूखी खाकर जीवन गुजार रहे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी वह औरत जादू से अच्छा खाना वहाँ रख देती है। दोपहर में जब दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं, जब वे टेबल पर खाना देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के चेहरे पर एक खुशी देखकर वो औरत भी बहुत खुश होती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया था। बच्चे अपने बाबा से बोलते हैं, बाबा आप बहुत अच्छा खाना बना कर जाते हैं। और रामलाल ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो रोटियां रख कर जाता है, फिर बच्चे उस खाने की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं। एक दिन रामलाल बच्चों को स्कूल छोड़कर खेत जा रहा था कि अचानक कुछ काम से वह घर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो उसे घर में एक औरत दिखती है। रामलाल यह देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा, लगता है तुम वही हो जो हर रोज़ बच्चों के लिए खाना बना कर जाती हो। सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा? अरे आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी। मेरा नाम रंजना है। एक दिन आपके बच्चे से मेरी मुलाकात हो गई। मैं उसके साथ घर पर आई और घर की हालात तथा बच्चों की हालात देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में उनके प्रति ममता जाग गई, इसलिए मैं उनके लिए ये सब काम करती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का। बच्चों के सिले चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ चली आती हूँ। तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है जो तुम यहाँ चली आती हो? वही तो, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे काम करने से न रोकें। तुम जो ये स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इसमें तो बहुत खर्चा होता होगा। वो औरत बताती है कि उसके पास बहुत सारे जादू हैं, वो किसी भी काम को चुटकी बजाते ही कर सकती है। यह सुनकर रामलाल हैरान हो जाता है। तो क्या तुम मेरे सभी खराब फसल को सही कर सकती हो? हाँ, बिल्कुल, मैं चुटकी बजाते ही फसल ठीक कर सकती हूँ। रात होने पर रंजना रामलाल के साथ खेत में जाती है और चुटकी बजाते ही सारी फसल सही हो जाती है। अब उसे गायब होने की भी ज़रूरत नहीं थी, वह उन्हीं के घर में रहने लगती है। पर एक दिन रामलाल उससे कहता है, देखो, तुम बुरा मत मानना, तुमको रोज़ रोज़ यहाँ देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं। तुम अब हमारी मदद करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। आपने तो बड़ी जल्दी मुझे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। इसका एक और भी हल हो सकता है। और वो क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों की माँ बन जाऊँ, और ये तो तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करेंगे। रंजना बच्चों से पूछती है। बच्चे खुशी खुशी रंजना को अपनी माँ मान लेते हैं। रामलाल रंजना से शादी कर लेता है। अगली सुबह उसकी काया ही बदल गई। उसकी झोपड़ी अब एक अच्छी खासी घर में बदल गई थी।
रामलाल को जादुई पत्नी मिल गई तो वहीं उनके बच्चों को उनकी माँ और वे चारों खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन है उसको भी दबा दें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके घंटे के निशान को दबा दें। हरिया एक गरीब किसान था और वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने खेतों में अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करता था। इस बार उसने टमाटर की खेती करने की सोची। इस बार टमाटर की खेती क्यों? मैं अलग अलग तरह की सब्जियां उगाता हूं। इस बार सोच रहा हूं टमाटर लगा कर देखूं, क्योंकि मैंने देखा है बाज़ार में टमाटर अधिक मात्रा में बिक जाते हैं और उसके अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और उसमें लागत भी कम आती है। हरिया ने खेतों में टमाटर लगाया और जब उसके टमाटर की फसल तैयार हो गई तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टमाटर लगने लगे। उसी गांव में एक किसान सुरेश रहता था। वह हरिया के खेतों में लगे टमाटर को देखकर जलन महसूस करता था। वाह भाई हरिया, तेरे खेत में तो टमाटर ही टमाटर है। हाँ, सोचा हर बार एक ही सब्जियां लगाता हूँ, इस बार कुछ अलग सब्जियां लगा कर देखूं। वो तो दिख ही रहा है, तेरे खेते में टमाटर की भरमार है। काफ़ी मुनाफा कमाएगा तू इस बार। यह कहकर सुरेश वहाँ से चला गया और घर जाकर सोचता है, हरिया के पास भी उतनी ही ज़मीन है जितनी मेरे पास, फिर भी वह हर बार मुझसे ज़्यादा मुनाफा कमा लेता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि इसके टमाटर का मुनाफा मुझे मिल जाए। यह सोचकर सुरेश के साथ मिलकर रात में उसके खेत में सारे टमाटर तोड़ लाते हैं। अगली सुबह जब हरिया खेत में टमाटर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत में एक भी टमाटर नहीं बचे हैं और तो और अधिकतर पौधे भी टूट चुके हैं। हे भगवान, मेरे सारे टमाटर क्या हुए? किसने चोरी कर ली? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। हरिया का तो मानो दिल ही टूट गया। वह उदास मन से अपने घर पहुंचा। हे भगवान, ये क्या हालत हो रखी है? टमाटर नहीं लाए आप? क्या हुआ बताइए। किसी ने मेरा सारा टमाटर चुरा लिया है और तो और लगभग सभी पौधे भी तोड़ दिए हैं। इतने भारी नुकसान को हरिया बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह चारपाई से लग गया। उसकी पत्नी उसे रोज़ दिलासा देती रही, लेकिन वह था कि उठ ही नहीं पा रहा था। देखो जी, इस तरह बिस्तर पर लेटे रहने से आप दिन पर दिन और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। उठो, अपने खेतों की ओर चलो। हम लोग दोबारा से टमाटर की खेती करेंगे और देख रेख भी रात में। क्या करूं? मुझसे तो बिस्तर से खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। मैं अपने खेतों की ओर जाने का सोचता हूं और फिर हिम्मत हार जाता हूं। यह कहकर हरिया रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है। एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी खेतों में जाती है। वह सोचती है कि उसे काम करता देखकर हरिया को लगेगा और वह वापस खेतों में काम करना चाहेगा। उसने खुदाई करना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा सा ही खेत खोदा था कि उसे अपने खेत में एक टमाटर दिखा। अरे, लगता है ये टमाटर पक कर यहीं गिर गया होगा। ये देखकर किसान की पत्नी खुश हो जाती है। जब बहुत देर तक हरिया की पत्नी घर नहीं आती है तो हरिया उसे ढूंढने खेतों में चला जाता है। वहाँ अपनी पत्नी को खुदाई करता देखकर वह कहता है, अरे, तुमने तो आधे से ज़्यादा खेत खोद दिया है। तुम्हें पता है, मुझे अपने खेत में एक टमाटर मिला है। वह पका हुआ टमाटर था। मैंने उसके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन बीजों को थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा देंगे। हमारी फसल फिर से तैयार हो जाए। पत्नी वह बीज हरिया को दिखाती है। हरिया थोड़ा सा खुश होता है और फिर वह अपनी पत्नी से कहा, जितना खेत तुमने खोद दिया है हम पहले उसी में बीज लगाएंगे। हरिया और उसकी पत्नी उन बीजों को उगाकर उसमें पानी देकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब हरिया अपने खेतों में आता है
तो वह हैरान हो जाता है। उसके खेतों में फल लगे टमाटर के बड़े बड़े पेड़ हो गए थे और उसमें फूल भी आ गए थे। वह भागकर घर जाता है। तुम्हें पता है हमारे खेतों में टमाटर के पेड़ बड़े हो गए हैं और तो और उसमें फूल भी आ गए हैं। कैसी बात कर रहे हो? अभी तो कल बीज डाले हैं और आज पौधों में फूल भी आ गए हैं। लगता है तुम पगला गए हो। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, खेत में जाकर देखो, वहाँ तुम अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पाओगी। हरिया अपनी पत्नी को खेतों में लेकर जाता है। वह भी हैरान हो जाती है। उन फूलों के जगह टमाटर उगाए थे। यह देखकर वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगले दिन सुबह हरिया और उसकी पत्नी जब खेतों में जाते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। खेत में ताज़े ताज़े टमाटर के फलों से एकदम भर पड़ा था। देखा, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया है। ये तो जादुई टमाटर है। अब आलस छोड़ो, टमाटर तोड़ो और जल्दी से बाजार में बेचकर आओ। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी सारे टमाटर तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। अगले दिन फिर उतने ही टमाटर खेत में आ जाते हैं। फिर वे टमाटर तोड़कर बाजार बेचने जा रहे थे। तभी सुरेश यह देखकर हैरान हो गया कि इतनी जल्दी फिर से टमाटर कैसे उग गए। इतनी जल्दी टमाटर कैसे उग गए? कल रात में सारे टमाटर तोड़ने पड़ेंगे। सुरेश रात में हरिया के खेत में टमाटर तोड़ने गया। जैसे ही खेत में कदम रखा, उसे तेज करंट लगा और वह वहीं गिर पड़ा। तभी हरिया के खेतों से आवाज़ आई, सावधान! अगर तुमने हरिया के खेत में आने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा। यह सुनकर सुरेश वहां से भाग गया और इस तरह हरिया रोज़ टमाटर बेचकर सबसे अमीर बन गया। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन है उसको भी दबाएं। नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा करके घंटे के निशान को भी दबा दें। हरिया एक गरीब किसान था। वह खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी थी। हरिया हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके साथ जो भी घटना घटती, अच्छा या बुरा, हमेशा हनुमान जी का शुक्र अदा करता था। हरिया की पत्नी एक दिन अचानक काम करते करते गिर जाती है। उसके सर में ज़्यादा चोट लग जाती है। हरिया उसको लेकर हॉस्पिटल गया। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी को। डॉक्टर उसकी पत्नी को भर्ती कर लेता है और कुछ देर बाद हरिया से बताता है कि तुम्हारी पत्नी को सिर में चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गई है। हालत बहुत ख़राब है। यह सुनकर हरिया बहुत डर जाता है। डॉक्टर उसे आश्वासन देते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता पूरा हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की हालत वैसी की वैसी बनी रहती है। ऊपर से हॉस्पिटल का बिल और आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। 1 हफ्ते के अंदर हरिया का काफ़ी पैसा हॉस्पिटल में लग गया और उसकी हालत और भी ख़राब होती जाती थी। एक दिन, देखिए, हम जानते हैं आप हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए अपनी पत्नी को ले जाओ और जितनी हो सके सेवा करो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने तो कहा था वह ठीक हो जाएगी। अगर बात पैसों की है तो मैं कहीं न कहीं से इंतज़ाम कर लूँगा। हमने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप दोनों को ले जाओ। हरिया पूरी तरह से निराश हो चुका था, इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर घर गया और रो रो कर हनुमान जी से अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करता है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा उसकी पत्नी को देखने आती हैं। अरे बेटा, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, वह कोई भगवान थोड़े है। देख, मुझे पता है तू भगवान को बहुत मानता है। मेरी बात मान तो एक काम कर, यहाँ से 2 गांव आगे चला जा। वहाँ नदी किनारे एक छोटा सा मंदिर है। कहते हैं वहाँ पर जो कुछ मांगो सब पूरा हो जाता है। भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा बेटा।
अम्मा मेरी पत्नी का ध्यान रखो, मैं अभी उस मंदिर से होकर आता हूँ। हरिया इतना कहकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे बहुत देर हो गई थी। तभी वह देखता है वह नदी आ गई है और उसके पास एक छोटा सा मंदिर है। वह देखता है वहाँ पर एक दो लोग ही हैं। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। लोग उस पर अपने मन्नत लगे धागे को बांध रहे थे। इधर उधर क्या देख रहे हो बेटा? भगवान के दर पर खड़े हो, विश्वास के साथ खड़े रहे हो और जो भगवान से मांगने आए हो उसको मांगो। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जी पंडित जी, मैं अपनी पत्नी के सलामती के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है और अपने मन ही मन भगवान से अपने परिवार की सलामती चाहता है। बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह पुजारी समझ गया यह बहुत ज़रूरतमंद आदमी है। जब हरिया पूजा करके उठा तो पुजारी उससे बोला, बेटा भगवान तेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। लो ये लौकी ले जाओ। इस लौकी को काट कर एक हिस्सा पानी में उबाल कर अपनी पत्नी को पिला देना और बाकी के बीज निकाल कर अपने आंगन में लगा देना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हरिया लौकी लेकर घर जाते समय सोच रहा था पंडित जी उसे कुछ प्रसाद देंगे या जड़ी बूटी देंगे जिससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेकिन पंडित जी ने उसे दिया तो दिया एक लौकी। चुपचाप लौकी लेकर अपने घर आ गया। उसने लौकी का एक टुकड़ा पानी में उबालकर अपनी पत्नी को पिला दिया। रात हो गई थी। अब हरिया भी सो गया था। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी उसे जगा रही थी। उठो जी, आपने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अपनी पत्नी को सराहने खड़ा देखकर हरिया बहुत खुश होता है। हे बजरंगबली, तेरे लाख लाख धन्यवाद। तूने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया। हरिया ने लौकी के बीज को अपने आंगन में लगाया और वह लौकी का पौधा अगले दिन ही बड़ा हो गया और उसमें ढेर सारी लौकियां उगाईं, जिसे हरिया बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाने लगा और इस तरह धीरे धीरे अमीर हो गया। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आया हो तो बगल में लाइक की बटन है उसको भी दबा दें और नीचे सब्सक्राइब लिखे बटन को दबा करके बगल में घंटे के निशान को भी दबा दें। यह कहानी है हरिपुर नामक गांव में रहने वाले दो पड़ोसी मुकेश और सुरेश की। मुकेश अपने खेतों में मूंगफलियां उगाया करता था, वहीं सुरेश के पास कोई भी खेत नहीं था, इसलिए वह बांस की टोकरियां बनाया करता था। मुकेश रोज़ मंदिर जाकर पूजा करता था और गरीबों की मदद भी किया करता था। वह बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वहीं सुरेश बहुत बेईमानी किया करता था। एक दिन मुकेश खेतों में काम कर रहा था और अपनी गरीबी से दुखी होकर वह भगवान को पुकारा। हे प्रभु, हम कब तक इसी तरह गरीबी में जीवन काटेंगे? कुछ करिए प्रभु। उसके इस तरह पुकारने पर प्रभु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, आज तक मैं गरीब हूँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरी ज़िंदगी संवार दें। जाओ वत्स, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तथास्तु। यह कहकर भगवान गायब हो गए। पर इस बात से मुकेश अनजान था कि प्रभु उसकी फसल पर ही अपनी कृपा की है। मुकेश अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब पूरी ज़िंदगी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है। पर उनका वरदान किस रूप में आएगा? वो तो पता है नहीं, पर मैं जल्द ही अमीर बनने वाला हूँ। मुकेश इस बात से इतना खुश था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे बस अमीर बनने का ख्याल मन में चल रहा था। अब सुबह हो गई थी और उसकी पत्नी जैसे ही घर से बाहर आई तो वह हैरान हो गई।
कल तक तो ये सारे पौधे तो छोटे थे, लेकिन अब लग रहा है कि मूंगफली काटने लायक हो गई है। ओ जी सुनिए, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? ये मूंगफली की कटाई कर लीजिए। अरे भाग्यवान, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने खुद मुझ पर अपनी कृपा की है। उन्होंने मुझे वरदान दिया है। अरे अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये खराब हो जाएंगे। आरती परेशान होकर इन मूंगफलियों को देख ही रही थी कि तब तक सुरेश की पत्नी आकर बोलती है, आरती बहन, कुछ मूंगफलियाँ ले लो खाने के लिए। हाँ ले लो, वैसे भी खराब ही हो रही है। सुरेश की पत्नी मूंगफली लेकर घर जाती है और जब मूंगफली को खाने के लिए तोड़ती है तो वह देखती है उसके अंदर के सभी दाने सोने के हैं। वह अपने पति सुरेश को सारी बात बताती है। देखो जी, मैं आरती से मूंगफली मांग कर लाई हूँ, उसमें सभी दाने सोने के हैं। यह सुनकर सुरेश बहुत प्रसन्न होता है और सारी मूंगफली को हड़पने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह दोनों मुकेश के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मुकेश भैया, मैं सोच रहा हूँ कि आप अपनी मूंगफली फसल नहीं काटने वाले हैं, तो मैं ही काट कर बाज़ार में बेच आऊँगा और आपको आपके पैसे भी दे दूँगा। अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। ठीक है, बेच दो। सुरेश ने मुकेश को कुछ पैसे दे दिए। इसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी ने मिलकर सारी मूंगफलियां काट ली। मूंगफली से सारा सोना निकालकर अपने घर में बोरों में भरकर रख दिया। अरे भाग्यवान, देखो वो मुकेश तो बहुत बड़ा मूर्ख है। अगली बार फिर वह फसल लगाएगा तो हम उसके फसल फिर से बाज़ार में बेचने के लिए ले लेंगे। सुरेश इसी तरह कई बार मुकेश से उसके तैयार मूंगफली के फसल को ले लेता था और उसमें से सारा सोना निकालकर अपने घर में रख लेता था। इस तरह सुरेश दिन पर दिन अमीर होते जा रहा था, वहीं मुकेश और गरीब होता चला गया। फिर एक दिन मुकेश ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? मुकेश की बात सुनकर भगवान बोले, वत्स, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया है। मैंने वरदान तुम्हारी फसल को दिया था। तुम्हारे खेतों में उगने वाली सारी मूंगफलियां सोने की थी। तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारा दुष्ट पड़ोसी सारी मूंगफलियां इकट्ठा कर रहा है। अरे उस बेईमान की तो मैं अभी उसे मजा चखा कर आता हूँ। नहीं वत्स, रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस दुष्ट को तो मैं उसके कर्मों की सजा दूंगा। हाँ, लेकिन तुमने अपना वरदान खुद बर्बाद किया है अपनी आलस की वजह से। भगवान, मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बार अपनी फसल खुद ही काटना। जी बिल्कुल प्रभु जी। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। यहाँ सुरेश जब अपने अलमारी में देखा तो सारा सोना और पैसा गायब हो गया था। उसकी जगह कीड़े और मकोड़े पड़ गए थे। सारा घर कीड़ों से भर गया था और सुरेश और उसकी पत्नी को घर से भागना पड़ा। अगली सुबह मुकेश ने अपनी मूंगफलियां काटी और उसे उसके हक का सोना मिल ही गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक की बटन है उसको दबा देना है। सब्सक्राइब की भी बटन दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।